हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार ज्ञान मंत्रा में। आज का हमारा एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा मोलिकुलर मास, जो एटम एंड मोलिक्यूल चैप्टर से है। जो मोलिकुलर मास होता क्या है और मोलिकुलर मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। जो मोलिकुलर मास है, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है हमें कि मोलिक्यूल का मास क्या कहलाता है, मोलिकुलर मास कहलाता है। तो मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास को याद रखना पड़ेगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एलिमेंट है हमारे पास, कुछ एलिमेंट है, इनके क्या है, एटॉमिक मास हैं, जो हमें याद रखने हैं, तभी हम मोलिकुलर मास को कैलकुलेट कर पाएंगे। पहला जो एलिमेंट है हमारा वो है हाइड्रोजन। इसका जो एटॉमिक मास होता है, जो यूनिफाइड मास होता है इसका, वो होता है 1U। और जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक मास होता है 12। जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास होता है 14। जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक मास होता है 16। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। मैग्नीशियम का होता है 24। और सल्फर का होता है 32। और क्लोरीन का होता है 35.5। और कैल्शियम का होता है 40। तो आपको ये मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के पहले एटॉमिक मास को याद करना पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक मास थे। अब जैसे कि इनको याद करने का एक तरीका है कि जो हमने एटॉमिक नंबर याद है हमें। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका एटॉमिक मास भी 1 है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है वो 12 है। नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका एटॉमिक मास है 14 है। तो इसका मतलब ये है कि जो एटॉमिक मास होता है वो लगभग एटॉमिक नंबर का दुगुना होता है। जैसे कार्बन का 6 है तो एटॉमिक मास 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो एटॉमिक मास 14, और ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास होगा 16। ऐसे सोडियम का 11 होता है तो इसका डबल 22 होता है। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं, इनको जरूर याद रखेंगे। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, जो एक्सेप्शन में आता है। और एक और है, जैसे कि क्लोरीन है। क्लोरीन का वैसे तो एटॉमिक नंबर 17 होता है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है वो 35.5 होता है। ये दो हैं थोड़े एक्सेप्शन, इनको थोड़े से अच्छे से ध्यान रखना। अब जो है कि पहला जो हमारा एग्जाम्पल है कि वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम। मोलिकुलर मास मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल के मास को कैलकुलेट करना क्या कहलाता है, मोलिकुलर मास कहलाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जो क्या है H2O। ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो मोलिकुलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मतलब है टोटल मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, एंड 2 हाइड्रोजन एटम का टोटल मास कितना है, वही इसका मोलिकुलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहलाता है। अब जैसे कि हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। इन सभी के एटॉमिक मास को ऐड करना है, तो एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है हमारे 16। तो क्या कर दिया, 16U। प्लस में हमारे पास में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो इनटू में 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा 16 प्लस में 2 क्या आ जाएगा, 18U। तो 18 यूनिफाइड मास क्या आ जाएगा, हमारा मोलिकुलर मास आ जाएगा वाटर मोलिक्यूल्स का। ऐसे ही हम कुछ एलिमेंट्स का और कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास में CO2 है, तो इसका हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। तो CO2 में देखो, एक कार्बन का एलिमेंट है और एक क्या है, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं इसके अंदर। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, तो 12U हो जाएगा। प्लस में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, लेकिन ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16, तो 16U हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 12U प्लस में 16 और इंटू 2 कितना आ जाएगा, 32U। तो इनको ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 44U। तो ये क्या आ जाएगा, 44 यूनिफाइड मास क्या हो जाएगा, CO2 का मोलिकुलर मास हो जाएगा। ऐसे ही आगे एक और एलिमेंट है जो क्या है, CH4, जो क्या है, मीथेन। और मीथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं। तो मीथेन का कैलकुलेट करना है हमें, तो क्या आ जाएगा, कार्बन तो एक है, तो कार्बन के लिए आ जाएगा 12U इसका एटॉमिक मास है। और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1U से, क्योंकि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1U होता है। तो क्या हो जाएगा, 12U प्लस में 4U कितना हो जाएगा, 16U। 16U हो जाएगा CH4 का एटॉमिक जो मोलिकुलर मास है वो हो जाएगा। आगे है NH3। NH3 में एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 14U
प्लस में हाइड्रोजन 3 इंटू में 1 यू, तो हो जाएगा 17 इंटू में यू। ऐसे ही हम और एलिमेंट का भी कैलकुलेट कर लेंगे। आगे है हमारे फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है? अब जैसे कि हमारे पास में NaCl का एग्जाम्पल है। NaCl को देख के हमें ये लगता है कि ये एक मॉलिक्यूल है NaCl, जिसमें क्या है, एक Na एटम है एंड एक क्या है, Cl एटम है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो NaCl है ये क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। ये क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। तो इसमें क्या होता है कि इसको देख के ऐसा लगता है कि मैं इसमें एक Na एटम है और एक क्या है, क्लोरीन एटम है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो Na है ये पॉजिटिव आयंस और ये क्या है, नेगेटिव है। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन की वजह से एक इन दोनों के अंदर बॉन्ड होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब जो जो इस बॉन्ड के कारण जो है ये NaCl है, ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ये Na एटम हो गया, ये Cl एटम हो गया, तो जैसे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हो गया NaCl, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता ये NaCl, बल्कि ये एक क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है NaCl। यानी कि NaCl ऐसे क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये Na एटम हो गया, कि Cl हो गया, फिर Na हो गया, फिर Cl हो गया, फिर Na हो गया, फिर Cl हो गया, Na हो गया, फिर Cl होगा। ऐसे ही क्या हो गया, क्रिस्टल बनाएगा ऐसे ही, एक Na का एटम और एक Cl का एटम। तो ऐसे क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है NaCl। जो भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं, तो ये इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता ऐसे। तो इसे जैसे ये इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं, ये तो जैसे CH4 है, NH3SCO2, ये इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं, तो इनका हम मोलिकुलर मास निकालते हैं। लेकिन जो NaCl है ये इंडिविजुअल ना एग्जिस्ट करके बल्कि क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसके मास को हम निकालते हैं एक फॉर्मूला से, इसीलिए इसको बोलते हैं, हम एक फॉर्मूला मास बोलते हैं। तो ये जो फॉर्मूला मास है ये भी बिल्कुल कैलकुलेट होता है, मोलिकुलर मास जैसे ही कैलकुलेट होता है। जैसे कि इसमें इसमें हम देखते हैं कि जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया NaCl का, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं कि जो Na एटम है या फिर जो Cl एटम है वो किस रेशियो के अंदर है इसके अंदर। जैसे इसके अंदर क्या होता है, एक Na एटम होता है और एक Cl एटम, एक Na और एक Cl। तो जो इनका रेशियो होता है Na और Cl एटम का, वो 1:1 होता है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल ऐसे ही। तो NaCl को हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका मोलिकुलर मास जैसे ही कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला मास को भी। तो Na का जो एटॉमिक मास हो गया, वो Na का कितना होता है, 23, प्लस में क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 यू। तो ये इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5.8 और 58.5 इंटू में यू हो जाएगा इसका फॉर्मूला मास। अब जिसका जो NaCl है, एक आयनिक कंपाउंड है, ऐसे ही क्या है, एक MgCl2 है हमारे। क्या है, MgCl2। जो क्या है, MgCl2 भी क्या होता है, नमक होता है। ये भी इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे Mg और Cl हो, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। Mg और Cl हो दो, ऐसे इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। MgCl2 है, ये भी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें भी हम मोलिकुलर मास के बजाय फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो कैलकुलेट करने का जो तरीका है फॉर्मूला मास का, भी वो भी मोलिकुलर मास जैसा ही होता है। कैलकुलेट उसको बिल्कुल वैसे तरीके से करते हैं, लेकिन इसको मोलिकुलर मास बोलने के बजाय हम फॉर्मूला मास बोल देते हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर। क्योंकि इन ये जो कंपाउंड थे इनके अंदर क्या था, कोवलेंट बॉन्ड था, और इनके अंदर है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। उससे आगे है हमारे कुछ आज के लिए दो क्वेश्चन हैं। कि पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड है उसका आपको कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH। तो इसका हमें कैलकुलेट करना है, एसिटिक एसिड का हमें मोलिकुलर मास। आगे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का कैलकुलेट करना है मोलिकुलर मास। इन दोनों का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करके आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगर आपको एक छोटी सी वीडियो, ये छोटी सी जानकारी हमारी पसंद आती है, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको ये कैसे पसंद आई, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। अगर आपको बायो या केमिस्ट्री की और वीडियो देखना है तो एक बार जाकर आप प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।